का सिविल ज्ञान में। तो आज आपका सब्जेक्ट आरसीसी जो हमने स्टार्ट किया है, उस आरसीसी क्लास की आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन सिलेबस डिस्कशन किया था और सेकंड क्लास में हमने जितने भी यूपी के पीआईक्यू थे, यूपी ट्रिपल सी जेई के पीआईक्यू जो आरसीसी क्वेश्चन थे वो, और आपके एसएससी के जो क्वेश्चन थे भी लेटेस्ट हुए थे, मैंने उनको डिस्कस किया। आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। आईएस कोड कुछ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक मटेरियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है आईएस कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। आईएस कोड से डायरेक्ट लाइन दे दी जाएगी आपको। अगर आपको वो लाइन याद होगी, पता होगी, आप पढ़े होंगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी आप देख रहे भी होंगे, आगे आप डिस्कस भी अभी आपके सामने करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में जो आईएस कोड है काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ होते रहेंगे, तो आपको ज़रा सा भी पैनिक वाली बर्बाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को कल डिस्कस कर लिया था। इन क्वेश्चनों को हमने कल आपने लगाया था, आपने देखा होगा। जो आपने सेकंड वीडियो जिसमें हमने ये आपका था, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो अपने अकॉर्डिंग जब आपको समय हो तो आप देख सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चनों को बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड की चर्चा करेंगे जो कि आपके आरसीसी से संबंधित है। सबसे पहले बात आप ये बताइए कि जो आपका आरसीसी है वो किस आईएस कोड में आता है। जो हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं वो कौन सा आईएस कोड होता है। आरसीसी के लिए जो हम लोग आईएस कोड फॉलो करते हैं, आपको बताना है वो कौन सा आईएस कोड होता है। तो याद रखिएगा, आईएस कोड आपका 456-2000। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि आपका आरसीसी, जैसे मान लो आपसे कोई आपसे पूछे भैया स्टील आप पढ़ रहे हो तो स्टील का आईएस कोड बताओ, तो आपको पता है आईएस कोड क्या होता है। आईएस कोड 800-2007 आपका स्टील के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आरसीसी की चर्चा कर रहे हैं, तो सारी बातें हम लोग आरसीसी के इर्द गिर्द करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने बताया कि आरसीसी का जो आईएस कोड है वो 456-2000 है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। यूपी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान जी 2015 में और 2018 में। मतलब इन सभी एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये मत समझिए कि ये बहुत हल्का चीज़ है, बहुत ही हल्की चीज़ तो है ही है, पर आपको पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि हाँ किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो उसके लिए तो हम चलो बात करते हैं। पहला आईएस कोड हमारा है आईएस कोड 456-2000, जो कि हमारा बताता है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट। मतलब आपका विथआउट रीइंफोर्समेंट और आपका विथ रीइंफोर्समेंट, दोनों ही बातों की चर्चा हम लोग आईएस कोड में, इस आईएस कोड के अंतर्गत करते हैं। आईएस कोड 516-1959, ये आपका आईएस कोड जो आपका है वो किस लिए है। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो आईएस कोड 516 में आता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट, मतलब सैंपल आप ले रहे हैं या उसकी कंक्रीट की एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए जो आईएस कोड आपका होता है 1199-1959, याद रखिएगा। गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन, आपकी जो कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन है उसके गाइडलाइन के बारे में जो हमारा ये स्कोर होता है वो 10/262/2009 होता है। अगर हम बात करें कि आपका जो अर्थक्वेक क्राइटेरिया होता है, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन होता है, वो आपका आई कोड कौन सा होता है, तो 1893-2002 प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन। मतलब आपको अगर कोई डिजाइनिंग करनी है जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्टेंट डिज़ाइन है, तो आई कोड 1893 आपका होता है। अगला जो है इसी का जो होता है, इसी का आईएस कोड 1893-2002 पार्ट 1 जो आपको बताता है जोन फैक्टर फॉर सेवियर सिस्मिक इंटेंसिटी, क्योंकि जो आपका सिस्मिक जोन होता है वो डिसाइड किया जाता है, तो उसी हिसाब से आपका जोन फैक्टर होता है। तो सेवियर सिस्मिक इंटेंसिटी के लिए पार्ट 1 आपका होता है। आईएस कोड 432-1982 पार्ट 1 जो आपका है वो माइल्ड स्टील और आपका मीडियम टेंसाइल स्टील बार के लिए आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एसएससी जेईई में प्रीवियस में पूछा जा चुका है। आईएस कोड 1786 इसके लिए होता है, तो आपकी जो हाई स्टर्न डिफॉर्म बार होती हैं उन सभी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आईएस कोड 1343-1980 जो आपका होता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अगर आपसे कोई पूछे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो आप पढ़ते हो वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट किस आईएस कोड में आता है, तो आपका होता है आईएस कोड 1343-1980। तो आपको ये आगे का इतना याद रहेगा 1343, तो आपका काम बन जाएगा।
ठीक से आपको 1893 आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा कि अर्थक्वेक के लिए होता है। तो ये आपके लिए वही हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर आपको ध्यान रखना है, इनको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपकी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको कुछ मैं आईएस कोड बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आईएस कोड कई बार पूछा जा चुका है कि लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका वाटर टैंक वगैरह हो गया तो उसके लिए आईएस कोड होता है आईएस कोड 3370। ये किसके लिए होता है? लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा चुका है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आगे और भी आईएस कोड हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो आपने जो आपने आईएस कोड देखा होगा, आपका जो आईएस कोड लेटेस्ट अमेंडमेंट के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट होने के बाद क्या चीज़ें हो गई हैं, वो आफ्टर अमेंडमेंट क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी को मैं आपको बताते चलूँगा। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ज़रा सा भी हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे या भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने ये डेटा बताया है और यहाँ पे ये डेटा लिखा, मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ज़रा सा भी कहीं सा भी अगर आपको लगे कि हमें ये डाउट है तो आप ज़रूर ऑफलाइन कमेंट करिएगा, शर्म की कोई बात नहीं है। तो वैसे मैं हर इस चीज़ को, पहले क्या था कोड में, अब क्या कोड में है, वो सारी चीज़ें बताते चलूँगा। तो ये आपका, तो जैसे मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है कि आईएस कोड 456/2000 आपका किसके लिए होता है? आरसीसी के लिए होता है। आईएस कोड 800/2007 आपका होता है जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील के लिए होता है। आईएस कोड 875/1987 अब ये हर डिज़ाइन लोड के लिए होता है। अब इसमें पार्ट 1 आपका डेड लोड होता है, पार्ट 2 आपका इम्पोज लोड, पार्ट 3 आपका बिंड लोड, पार्ट 4 आपका जो होता है वो आपका स्नो लोड है, और पार्ट 5 आपका जो होता है वो स्पेशल लोड एंड उसका लोड कम्बिनेशन है। ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1343, मतलब जो आपका 1343 है, 1343 मतलब जो आपका है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रीस्टस कंक्रीट के लिए मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका आईएस कोड 3370 जो आपका मैंने बताया था वो आपका किसके लिए? स्टोरेज ऑफ लिक्विड के लिए है। किसके लिए है? तो कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टोरेज ऑफ लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया था, ये आपको लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, एक होता है डक्टाइल डिज़ाइन ऑफ डिटेलिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपका जो है ये आपका किसके लिए है? 13920। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए साबित हो सकती है, और है भी साबित, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, और बाकी ये दोनों ऊपर तो बेसिक है, ये दोनों आपका लिए डेटा है। और हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चर स्टील डिज़ाइन के लिए जो आपका SP 61/1964 आपकी टेबल है। डिज़ाइन एड फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट आईएस कोड 4/1978 आपका SP 16 टेबल आपकी है। हैंडबुक ऑन कंक्रीट मिक्स के लिए ये आपकी टेबल है SP 23/1982। और एक्सप्लानेटरी हैंडबुक ऑन इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट, तो SP 24 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी आपकी RCC के नोट्स आप बना रहे हो तो उसको, या आपने बना रखा हो तो उसमें ये सारे डेटा ऐड ऑन कर लीजिएगा। देखिए आईएस कोड वैसे बहुत सारे हैं, पर जो आपके एग्ज़ाम में एक आध बार आ चुके हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारे आईएस कोड लिखें उनको बार बार पढ़ें, नहीं, जितने भी आईएस कोड कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुके हैं मैं आपको क्लास के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगा, बस आपको उतना ही करके चलना है, उतना ही करते चलना है, और अगर आपका आएगा तो उसी में से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे है कि हम लोग आरसीसी पढ़ने जा रहे हैं, तो आरसीसी है क्या? आरसीसी में हम लोग, क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म हमारा होता है, एग्ज़ाम में अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब जो भी आपकी सीमेंट कंक्रीट है उसके अंदर हमने रीइंफोर्स कर दिया। अच्छा, रीइंफोर्स हम करते क्यों हैं? तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बात कि जो आपकी कंक्रीट होती है, आपकी जो कंक्रीट है, सॉरी कंक्रीट गलत लिख गया, पर आप समझिए कि कंक्रीट जो आपकी है वो क्या है। कंक्रीट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सैंड ले लिया, या फिर आपकी जो है गिट्टी हो गई, ग्रेवल ले लिया, या आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, या फिर आपका बाइंडिंग मेटेरियल हो गया, इन सभी को मिला करके एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, तो अब कंक्रीट की खासियत क्या है, कंक्रीट की खूबी क्या है कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, पर कंक्रीट के ऊपर अगर आप ज़रा सा भी टेंसाइल फोर्स लगा दोगे, मतलब अगर आपने कहीं से भी तनन बल लगा दिया, ज़रा सा भी आपने अगर टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगी
कि कंक्रीट आपकी चूर चूर हो जाएगी, मतलब उसके अंदर तनन सामर्थ्य नहीं होती है। कंप्रेशन में तो काफ़ी मजबूत होता है। पर क्या हम केवल अगर हम लोग यह सोचें कि क्या आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने उसके ऊपर लोड लगाया, मान लीजिए आपकी बीम है, ठीक है, आपकी बीम है, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स ही आए। अगर आपने लोड लगाया तो इस लोड में क्या होगा, इस लोड की वजह से क्या होगा, इस बीम का क्या होगा, फ्लेक्सुरल होगा, मतलब कि आनमन होगी या कुछ बेंड होगी। अब मेरे भाई जब ये बेंड होगी, जब आपकी ये बेंड होगी, तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप लोड लगाओगे तो इसके ऊपर आपको कंप्रेशन और आपको टेंशन दोनों देखने को मिलता है। कंप्रेशन और आपको टेंशन दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, जहाँ पर कोई सा भी इफेक्ट नहीं आता, ना ही कंप्रेशन का ना ही टेंशन का। इस तरीके से आपका ये स्ट्रेस डायग्राम्स का बनता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये कंप्रेशन है तो ये टेंशन है। तो देखा गया कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर उस पर हमने लोडिंग लगाई, तो लोडिंग लगाने के बाद हमने ये देखा कि हमारी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कंप्रेशन भी आ रहा है, टेंशन भी आ रहा है। तो अगर हम लोग केवल कंक्रीट का ही यूज करें, अगर केवल कंक्रीट का ही यूज करें, तो हमारी कंप्रेशन में तो मौजूद है पर टेंसाइन में हमारी स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया कि जहाँ पर टेंशन आ रहा था उस टेंशन वाले जोन में हमने रीइंफोर्समेंट दे दिया। ये आपका जो टेंशन वाला जोन है, इसमें हमने क्या कर दिया, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब जब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया तो सारी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि अब आपकी जो रीइंफोर्समेंट यहाँ पे है वो आपकी टेंशन को बियर कर ले रही है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपकी जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन को बियर कर ले रही है। तो इस प्रकार हमारी आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनती है। मतलब स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आपके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स भी आता है, टेंसाइल फोर्स भी आता है। इसी टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ये मतलब ये तो सबको पता होगा, पर स्टार्टिंग क्लास में इसको बताना ज़रूरी था कि टेंशन जोन में हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ प्लेन कंक्रीट? प्लेन कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। प्लेन कंक्रीट क्या? प्लेन कंक्रीट इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्या आपका है, बाइंडिंग मटेरियल है, सैंड, फाइन एग्रीगेट, ग्रेवल एंड वाटर, इन सभी का मिक्सचर है, एंड इज ऑफन यूज फॉर फ्लोरिंग एंड पेविंग। इट आल्सो नोन एज द प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट को लिया, सैंड लिया, ग्रेवल लिया, वाटर को, उस सबको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो आपको मिक्सचर मिला उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आगे है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि आपकी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसकी क्या खासियत होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्ट्रेंथ, प्लेन कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग अंडर कंप्रेशन बट वीक अंडर टेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंक्रीट के बारे में बात करें तो कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन तो कूट कूट के भरा होता है और उसकी वो टेंशन में कमज़ोर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स इट कैन विथस्टैंड a lot of weight on a solid unmoving surface but it can crack and buckle when under tension। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोड को वेयर तो कर सकता है पर कंप्रेशन में ही, और टेंशन में क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा या फिर आपका बकल हो जाएगा। कौन सा? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे होता है? प्लेन कंक्रीट इज ऑफ एंड यूज फॉर ग्राउंड फ्लोर लेयर एंड एज बेस फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। आपने देखा होगा कहीं पे आपने क्या कहते हैं फाउंडेशन में या कहीं ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इन सीमेंट का बना करके एक बेस के रूप में दे देते हैं, तो ये आपको वहाँ पे यूज होता है। इट इज आल्सो यूज इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस में आपका ये यूज होता है। प्लेन कंक्रीट इज यूजली स्टैंडर्ड ग्रे कलर एंड इट कैन बी टेक्सचर टू मेक इट नॉन स्लिप। तो ये थोड़ी बहुत पीसीसी के बारे में जानकारी हो गई, पीसीसी क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पे आपने ये सीखा। आगे हम बात करते हैं आपका रीइंफोर्स के बारे में, ठीक है। तो अब प्लेन कंक्रीट में आपको पता है कि प्लेन कंक्रीट जो आपकी होती है, प्लेन कंक्रीट डज नॉट कंटेन स्टील रीइंफोर्सिंग बार या वायर और इट कंटेन्स नो मोर देन 2/10 ऑफ 1% ऑफ रीइंफोर्सिंग। मतलब क्या होता है कि प्लेन कंक्रीट का मतलब क्या होता है, प्लेन कंक्रीट के अंदर आपका किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट नहीं होता। जो मैंने आपको समझाया, डिस्कस किया, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट,
कि आपका जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है वो क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब वीडियो के ऑफलाइन कमेंट करके कि हाँ ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, आराम से हम लोग चलेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, कि आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट क्या होता है। Reinforcement concrete is made by combining concrete and steel bar or reinforcement bar. The importance of the reinforcement concrete is RCC simultaneously support the tensile एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको समझाया कि आपकी रीइंफोर्स कंक्रीट क्या होती है, कि जो भी आपकी कंक्रीट की कमी थी वो आपके टेंशन में वीक थी, हमने क्या किया, टेंशन के छोर में के रीजन में हमने रीइंफोर्समेंट को डाल दिया। अब रीइंफोर्समेंट के डालने से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, इनहेंस हो गई। तो इस प्रकार के कम्बिनेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, आरसीसी बोल देते हैं। प्लेन कंक्रीट सीमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, जो ये तो मैंने बता दिया था, एंड हैज़ लो रेजिस्टेंस टू टेंशन। स्टील ऑन द अदर हैंड इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन, विच इज़ वाई प्लेन कंक्रीट कैन ओनली बी यूज वेयर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज इन प्योर कंप्रेशन। मतलब कह रहे हैं कि स्टील जो आपकी होती है वो दोनों ही चीज़ में, कंप्रेशन में भी और टेंशन दोनों में भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, पर जो आपकी प्लेन कंक्रीट होती है उसका यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूरी तरीके से क्या हो, प्योर कंप्रेशन में हो। मतलब अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे पूरा का पूरा जो आने वाला लोड है वो कैसा हो, जो आपका लोड आने वाला है वो पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर जो आने वाला है वो कैसा हो, कंप्रेसिव नेचर का हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आप बता दीजिए कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की। तो सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसके अंदर देखने को मिलती है, और हाई फायर रेजिस्टेंस होता है, इसके मेंटेनेंस कास्ट इसका लो होता है, किसी भी शेप में हम लोग इसको ढाल सकते हैं, हाईली ड्यूरेबल होता है, और इसकी जो नेचर होती है वो आपकी कैसा होता है, डक्टाइल नेचर का आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है एक आपकी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की क्या है, ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कुछ आपके फिर आई कोड पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आरसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, हमें वाकई में आरसीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आरसीसी हमारा जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है, हम लोग रीइंफोर्समेंट कहाँ डालते हैं, ये कुछ जानकारी हमने आपको बताई और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग आई कोड आरसीसी जो हमारा है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट हम बना रहे हैं, उसके अंदर जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, उस वाटर के अंदर जो परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपकी आई कोड की टेबल नंबर 1 है। आप आई कोड जब खोलोगे तो यहाँ पे टेबल 1 में आपको यही डेटा देखने को मिलेगा। उसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं और ये डेटा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक आपका होता है, जो आपका ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक की जो मात्रा है, आई कोड तो ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई कोड इतना बस याद रखना, आई कोड 3025 पार्ट 18, इसके अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। मतलब ऑर्गेनिक की जो मात्रा होगी वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर देखने को मिलती है। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है ये सब, ठीक है। इनऑर्गेनिक कितना होता है आपका, 3000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। सल्फेट की मात्रा कितनी होती है, 400 मैक्सिमम इसकी परमिसिबल लिमिट होती है। अब क्लोराइड का जो होता है वो 2 केस बनता है कि आप क्लोराइड किसके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर कंक्रीट नॉट कंटेनिंग इम्बेडेड स्टील, जहाँ पे आपका कोई स्टील नहीं इम्बेडेड है तो उस केस में 2000 तक जा सकता है, पर अगर आपका रीइंफोर्स वर्क है तो वहाँ पे 500 तक जा सकता है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अगर हम बात करें सस्पेंडेड मैटर की, सस्पेंडेड मैटर आपका कितना होता है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो ये सारे डेटा हैं, आपको इनको भी याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ कहीं आप पढ़ते हो वहाँ पे इसको सामने लगा दीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसको आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो ये जो पहला स्टार्टिंग का है आई कोड और बेसिक मटेरियल, हम लोग इसमें बेसिक बात करेंगे आरसीसी के बारे में। अभी जो हमारा WSM है, LSM आगे शुरू होगा, पर ये भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए हम आपको ये नहीं चाहते कि आपका कोई भी बेसिक बात भी छूट जाए, कोई भी चीज़ें छूट जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हम सीमेंट के आई कोड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके आई कोड जब ओपन करोगे तो उसमें डायरेक्ट ये डेटा वहाँ से मैंने उठाया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि
OPC 33 ग्रेड के लिए जो IS कोड होता है वो 269 होता है। 43 के लिए 8112 होता है और 53 ग्रेड के लिए आपको 12269 होता है। आप जब BMC में देखोगे तो BMC के अंदर हूबहू यही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था UP JEE 18 वाले पेपर में। क्वेश्चन क्या था, एक तरफ लिखा था आपका कि OPC 33, एक तरफ आपका लिखा था OPC 33, OPC 43 और OPC 53। OPC 53 आपका इस तरीके से लिखा था, 33, 43 और आपका 53 लिखा था। और दूसरी तरफ क्या था आपका IS कोड 269। तो मतलब यही सेम क्वेश्चन था, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आपका था कि ये एक तरफ आपका IS कोड लिखा था, एक तरफ आपको ग्रेड लिखा था, दोनों को मैचिंग मिलाना था। तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए आपको जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए डिज़ाइन किया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो IS कोड होता है वो IS कोड 8041 होता है। पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट के लिए जो आपने कन्फर्मिंग किया था वो IS कोड 41455 होता है। ठीक है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है पर फ्लाई एस बेस है तो उसके लिए IS कोड 1489 पार्ट 1 होता है। पर यही कैल्साइन के लिए बेस होगा तो उसके लिए 1489 पार्ट 2 होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक सीमेंट आपका होता है कन्फर्मिंग करता है वो आपका IS कोड 188043 करता है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अनकन्फर्म करता है IS कोड 12600। सल्फर डाइजेस्टिंग सीमेंट के लिए कितना होता है आपका 12330। कितना हो सल्फर डाइजेस्टिंग सीमेंट के लिए कितना होता है 12330 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, उसको जरूर समझते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में क्या होता है। देखो आप जब IS कोड में जाओगे तो IS कोड जो आपका है उस कोड में जो आपको टेबल दे रखी है वहाँ पे उस टेबल में आप देखोगे IS कोड के अंतर्गत, तो वहाँ पे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपकी एक होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, एक आपका होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, एक आपका होता है हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आपको M10 से लेकर के M10, M15 और आपका M20 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, M20 तक देखने को मिलेगा। और फिर स्टैंडर्ड में आपको M25 से लेकर के M55 तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद M60 से लेकर के M80 तक देखने को मिलेगा। तो ये पहले का कोड था। काफ़ी लोग जब मैं ये बताता हूँ तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, जिन्होंने अपने डेटा को या अपने नोट्स को अपडेट नहीं किया है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका ओल्ड डेटा है, ये आपका ओल्ड डेटा है। मैं आपको कन्फ्यूज ना करते हुए डायरेक्ट मैं डेटा ही दिखा देता हूँ जो अमेंडमेंट से पहले है। देखो ये आफ्टर अमेंडमेंट है और ये बिफोर अमेंडमेंट है। ये जो डेटा है वो आपका बिफोर अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट है तो ये देखिए आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कितने तरीके से बांटा गया, कितने ग्रुप में डिसाइड किया गया है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और आपका हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट। ऑर्डिनरी में कौन कौन सा आता है, M10 M15 आता है। ये 2 ग्रेड आपके आते हैं, M10 और M15 आते हैं। M20 M25 किस में आता है आपका, तो M20 M25 आपका स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है। और उसके बाद सॉरी ऑर्डिनरी आपका M10 से लेकर के M20 तक आता है। ये आपके 3 ग्रेड जो होते हैं वो आपको ऑर्डिनरी में आते हैं। और आपका स्टैंडर्ड में आपका M25 से लेकर के M55 तक आता है। लगभग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेड इसमें आते हैं। और M60 से लेकर के M80 तक आपका 3 2 5 मतलब 5 ग्रेड। ठीक है। तो ये आपके हाई स्टैंडर्ड में आते हैं। पर ये कब था, ये अब आपका अमेंडमेंट से पहले था। कभी कभी क्वेश्चन, अभी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेड बताओ। तो ऑप्शन में आपको देगा, क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा 7 3 10 5 15, एक ऑप्शन आपको 15 मिलेगा। ठीक है। एक ऑप्शन आपको 10 मिलेगा, एक ऑप्शन आपको 9 मिलेगा, एक ऑप्शन आपको 3 मिलेगा। तो कितने टोटल ग्रेड हैं, तो अब इसमें देखो इस हिसाब से तो आपको 15 यहाँ पे सही हो जाता है।
ठीक है, पढ़ना सही हो जाता है। पर जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो आपका M60 था, M60 को शिफ्ट कर दिया गया स्टैंडर्ड के साथ में। M60 कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट कर दिया गया। और हाई स्टैंडर्ड में M80 जो था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? M80 को बढ़ा करके M100 तक ले जाया गया और M60 को शिफ्ट कर दिया गया, इसमें स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो आफ्टर अमेंडमेंट क्या कहानी बनती है। अब यहाँ पे देखो आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ। ये जो आपका डेटा है ये आपका आफ्टर अमेंडमेंट 4 मई 2013 से पहले 4 मई का है। उसमें देखो यहाँ पे वो बातें नोट करके लिखी हुई हैं कि अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ। देखो भाई, अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाओगे। ठीक है, अब ये आप पूछोगे कि सर कैसे जानेंगे हम अमेंडमेंट वाला पूछा है नॉट अमेंडमेंट वाला पूछा है। ऑप्शन देगा ना, अगर ऑप्शन में आपको वो ओल्ड कोड के हिसाब से पूछेगा तो ऑप्शन ओल्ड कोड ही देगा। अगर वो ऑप्शन अगर आपने आपने ऑप्शन में दे रखा है न्यू कोड के हिसाब से तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये न्यू कोड की चर्चा भी कर रखा है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। फॉर कंक्रीट, इस लाइन को आप पढ़ोगे तो इस लाइन में ये कहा गया है कि जो आप M दिखते हो, M आपका जो होता है मिक्स ग्रेड होता है, ये आपका 150 mm साइज का क्यूब बना करके उसकी 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ M15, तो यहाँ पे M जो आपका मिक्स है और ये 15 आपका क्या वो बताता है कि 28 डेज पर अगर आप 150 mm क्यूब बनाकर उसकी अच्छे से कोयरिंग और टेम्परेचर में रख करके ह्यूमिडिटी वाले मेंटेन रख करके अगर आप इसकी स्ट्रेंथ निकालोगे तो उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी आपकी कितना होगी? वो 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये बात हो गई। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M60 डिजाइन पैरामीटर गिवन इन द स्टैंडर्ड may not be applicable and the value may be obtained from specialized literature and experimental result in this amendment। इस अमेंडमेंट में हुआ क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट हैज़ बीन चेंज। M60 grade concrete has been shifted to standard concrete and from grade M85 to M100 are added to high strength concrete in note to M55 is replaced by M60। मतलब जो आप अभी तक ये पढ़ते आए थे कि आपका M55 तक होता है, स्टैंडर्ड M55 तक होता है, अब उसने चेंज कर दिया है। M55 को M60 को उठा करके हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट से निकाल करके उसको शिफ्ट कर दिया स्टैंडर्ड कंक्रीट में। और जो आपका हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट M80 तक सीमित था उसको M100 तक बढ़ा दिया है। तो ये कुछ चेंजेज हुए हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ लिया कि M90 जो आपका M90 हो किस में आएगा, तो M90 आपका किस में आ रहा है? तो M90 आपका हाई स्टैंडर्ड में आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है M40 किस में आएगा? स्टैंडर्ड में आएगा। M65 एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट M65 किस में आएगा? तो हाई में आएगा। M60 किस में आएगा? स्टैंडर्ड में आएगा, क्योंकि M60 अब किस में आ गया है? आप यहाँ देखो ये M60 वाली लाइन इसके ऊपर, ठीक है, M60 इसके ऊपर है, तो ये आप किस में आएगा? आपका स्टैंडर्ड में आएगा। ऑर्डिनरी में कितना आएगा? वह आपका 3 ही आएगा, M10 M15 M20। ये क्वेश्चन आपका UPJ में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं। तो आपको ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका क्या है इनका? यही है, आपको ऐसे याद रखना है कि आपका जो ऑर्डिनरी ग्रेड है, ऑर्डिनरी ग्रेड में आपका M10 M15 और आपका M20 आएगा। और आपका जो स्टैंडर्ड ग्रेड है उसमें आपका M25 से लेकर के अब M60 तक हो गया है। और हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट में आपका जो हो गया है वो आपका M65 से लेकर के M100 तक हो गया है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करना है और इस तरीके से आपको याद रखना है। दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोड क्या पूछ रहा है, अमेंडमेंट वाला पूछ रहा है कि नॉट अमेंडमेंट वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे हम लोग जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं उनके कुछ ग्रेड हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका है माइल्ड स्टील, आपने सुना होगा माइल्ड स्टील हम लोग यूज़ करते हैं, या माइल्ड स्टील कहो या फिर आपका मीडियम टेंसाइल स्टील कहो, जो कि IS कोड 432 होता है। हाई स्टैंड डिफॉर्म बार, जो कि जैसे एक पे आपकी प्लेन बार आपने देखा होगा, आपकी एक प्लेन बार होती है, ठीक है, तो एक क्या होती है इसी के ऊपर आपका ट्विस्टेड होता है, ऐसे, तो इनको हम लोग कहते हैं हाई डिफॉर्म बार। तो ये जो इनका IS कोड होता है वो 1786 होता है, 1786 आपका IS कोड होता है। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक IS कोड 1566 होता है। स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग टू ग्रेड A IS कोड 2062 होता है। तो ये आपका IS कोड में अंदर इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा थी, मैंने आपको बता दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बातें लिखी हुई हैं।
IS कोड में कि ऑल रीइंफोर्समेंट शैल बी फ्री फ्रॉम लूज मिल स्केल, लूज रस्ट एंड कोट ऑफ पेंट ऑयल, मड आर एनी अदर सब्सटेंस विच में डिस्ट्रॉय आर रिड्यूस्ड बॉन्ड। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग और अदर ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड टू क्लीन रीइंफोर्समेंट को क्लीन करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग और भी ट्रीटमेंट हैं जो वो आपके रिकमेंड किए जाते हैं। तो ये आपने देखा चीज़ें, और हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कुछ और। देखो, पहले आपको एक इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन बताता हूँ, क्योंकि आप RCC कंस्ट्रक्शन वर्क पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो सेम जैसा होगा। कहीं पे हो सकता हो कोई ऐसे एरिया आपने कंस्ट्रक्शन काम कर रखा हो कि जहाँ पे लगातार बारिश ही पड़ रही है, तो लगातार बारिश पड़ रही है, कोई ऐसा क्राइटेरिया जहाँ पे कभी बारिश कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसा हो रहा है, तो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के मतलब उनके जो एक्सपोजर कंडीशन है उसी के हिसाब से हमारा काफ़ी कुछ चीज़ डिफरेंट होता है। वहाँ पे सीमेंट कंटेंट कितना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखनी पड़ेगी, उनके ऊपर नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से बदलती हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, क्वेश्चन जो पहले पूछता था वो पूछ लेता था कि मान लो कंडीशन आपने दे दिया, जैसे RCC में हमारी कंडीशन पढ़ने के लिए हमको 5 बातें बताई गई हैं कि हम कंडीशन को, किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन को जो पढ़ते हैं, या तो एक माइल्ड कंडीशन में, मॉडरेट में, सीवियर में, वेरी सीवियर में, एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, इन सभी कंडीशन इन्वायरमेंट की सब क्या है, कंडीशन है। अब ये कंडीशन किस कंडीशन को कहा जाएगा ये उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आता था बस यही कहता था कि हमारी मॉडरेट कंडीशन है तो इस केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए कितना होगा, PCC के लिए कितना होगा, या फिर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होगी, या फिर आपका मिनिमम सीमेंट करना कितना होगा, या फिर आपका नॉमिनल कवर या क्लियर कवर कितना होगा। पहले क्वेश्चन ये बनता था, पर आजकल थोड़ा लेवल अप हो गया। लेवल अप मतलब क्या हो गया कि भैया थोड़ा बहुत और दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपने एक ऐसी कंडीशन है, मतलब कंक्रीट सरफेस है जो कि हमारा सीवियर रेन है, या फिर सेचुरेटेड साल्ट एयर इन कोस्टल एरिया में, या फिर कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर है, तो इस कंडीशन कौन सी होगी। तो आप जब ये पढ़े रहोगे एक्सपोजर कंडीशन तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये मॉडरेट कंडीशन होगी। आपने क्वेश्चन में कह दिया कि कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, corrosive fume, severe freezing condition and in contact with aggressive soil ground water, इस केस में आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करोगे। सबसे पहले आपको तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट कंडीशन कौन सी बन रही है, इसीलिए ये टेबल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे हम लोग आइए पढ़ते हैं कि अगर आपका कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट वेदर से, अगर आपका मतलब प्रोटेक्टेड है कंक्रीट का सरफेस, या फिर स्ट्रक्चर आप जो कोस्टल एरिया है डज नॉट कम इन दिस कैटेगरी, या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है वो कोस्टल एरिया के कैटेगरी में नहीं आ रहा है और आपका वो वेदर से प्रोटेक्टेड है, तो वो कौन सी कंडीशन में जाएगा, तो वो आपकी जाएगा माइल्ड कंडीशन में जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर है तो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, वो आपकी बनेगी माइल्ड कंडीशन। अब अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अगर माइल्ड कंडीशन है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, फिर आपका फ्री सीमेंट रेशियो कितना होगा, अभी मैं आगे उसको भी बताऊंगा टेबल के माध्यम से। पर पहले आपको समझना है कि किस एक्सपोजर कंडीशन को कौन सी इन्वायरमेंट कंडीशन कही जाएगी। अगला है कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब कंक्रीट का जो सरफेस है वो सीवियर रेन से तो छिपा हुआ है, सेचुरेटेड साल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, पर कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर है, मतलब कंक्रीट लगातार नॉर्मल वाटर के कांटेक्ट में है, तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, वो आपकी होगी मॉडरेट कंडीशन। ये मैं सारी चीज़ें IS कोड से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये टेबल आपकी रहने वाली। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है, इसलिए मैं आपको इतना इस पर जोर दे रहा हूँ। कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कम्प्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, मतलब कंक्रीट का जो सरफेस है वो इस सीवियर रेन के एक्सपोज में है, और अल्टरनेटिव कभी वेटिंग हो रही है कभी ड्राइंग हो रही है, और कम्प्लीटली मतलब ये सब कंडीशन है। कभी कभी तो इतना पूछ लेगा कि अगर कंक्रीट सरफेस कम्प्लीटली इमरजेंसी वाटर है तो कौन सी कंडीशन होगी, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो वो आपकी कौन सी कंडीशन, आपकी सीवियर कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, आपकी सीवियर कंडीशन होगी। ठीक है, और आपका सीवियर रेन है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल पॉइंट वाला बात है, आपको बता रहा हूँ। अगला आपका है वेरी सीवियर कंडीशन कौन सी होती है, अगर कंक्रीट सरफेस सी वाटर स्प्रे,
अब सी वाटर स्प्रे क्या होगा कि अगर आपने कोस्टल इन्वायरमेंट में आपने अपनी डिज़ाइन अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी और वहाँ पे आपका सी वाटर जो है समुद्री पानी की बौछार आ रही है उस पर पड़ रहा है, फिर या फिर आपका फ्रीजिंग कंडीशन बन रही है और एग्रेसिव सॉइल कंडीशन में आपके कंडीशन में आपका कंक्रीट का सरफेस या आपकी स्ट्रक्चर आ रही है, तो वो हमारी जो कंडीशन जाती है वो आपकी वेरी सीवियर कंडीशन में जाती है। अगर सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन, आपका टाइडल जोन होता है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट है विथ लिक्विड या सॉलिड के एग्रेसिव केमिकल से, तो वो आपकी कौन सी कंडीशन बनती है, वो आपकी बनती है स्टेम कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस एक्सप्लोरर कंडीशन को क्या कहा जाता है। अब अगर आप इतना समझ गए हो तभी आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये देखिए, ये आपकी जो टेबल है ये आपकी मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डायरेक्ट डिफरेंट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट अब 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, ये आपके 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट के लिए इन सभी की टेबल है, पीसीसी की और आरसीसी की। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि माइल्ड कंडीशन में आरसीसी के केस में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज होता है। ऑप्शन दे देगा 300, 320, 340, 360। तो आपको पता है कितना होता है, 300 होता है। इसके लिए याद करने तरीका है, याद करिएगा 300, 300, 320, 340, 360। अगर आरसीसी के केस में पूछे तो याद रखना माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम, ऐसे याद कर लो, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम, माइल्ड मॉडरेट, ऐसे याद कर लो इनको। याद करके फिर इनके सामने ऐसे याद कर लो 300, 300, 320, 340, 360, 300, 300, 320, 340, 300, ऐसे याद करोगे ना तो अब आपका दिमाग में फिट हो जाएगा और आप एग्जाम में इनको तुरंत उत्तर दे पाओगे। ठीक है, ये तरीका। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता दिया माइल्ड कंडीशन कौन सी होती है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट भी है, घुमा के भी है, कैसे भी करके है, आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही आपको याद करना है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की टेबल 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। मैं आरसीसी की भी बता रहा हूँ। ये आपका मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की टेबल है 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और आपका एक्सट्रीम कंडीशन के लिए होता है। अगर आपसे ग्रेड पूछे कि कौन सा ग्रेड होता है तो ग्रेड के लिए याद होना M20, M25, M30, M35, M40, M20, M25, M30, M35, M40, ये आपका ग्रेड होता है। ठीक है, तो ये आरसीसी के लिए हो गया आपका इस तरीके से। सेम ऐसे ही आपका पीसीसी के लिए होता है। पीसीसी के लिए होता है 220, 240, 250, 260, 280। ये आपका माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ये आपका किसके लिए है, ये आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट के लिए है। पर अगर यही आपका पूछे कि मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो बताओ तो 0.66, 0.60, 0.60, 0.60, 0.50, 0.45, 0.40, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन। अगर आपसे पूछे कि माइल्ड कंडीशन में पीसीसी के ग्रेड में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या बताया था, तो इन्होंने कोई ग्रेड नहीं बताया था। डायरेक्ट मॉडरेट के लिए बताया था, M15 बताया था। सेवियर और वेरी सीवियर दोनों के लिए इन्होंने M20 यूज किया है और आपका एक्सट्रीम के लिए M25 यूज किया है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप देख सकते हो दोनों ही ग्रेड के लिए पीसीसी में M20 यूज हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आता है, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको ध्यान में आता है M15, M20, M25, M30, पर ऐसा नहीं मेरे भाई, इसको ज़रूर ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, सीवियर हो चाहे वेरी सीवियर हो, दोनों केस में M20 होता है। पीसीसी के केस में बात हो रही है। अगर आपको कहीं से भी जरा सा भी कहीं डाउट हो तो आप जो है ज़रूर ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा। आप ज़रूर अगले क्लास में इसको बता दीजिएगा। ये टेबल मैंने आपको पहले बता रखी है, डायरेक्ट याद करते हो। ऑर्गेनिक 200, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट 400, ऑर्गेनाइड 200, 2000 फॉर पीसीसी, 500 आरसीसी, सस्पेंडेड 2000। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है टेबल। ठीक है, तो एडमिक्सर यहाँ पे है, एडमिक्सर के बारे में है चीज़ें। और जैसे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फाइनमेंट टूल। अभी आपको मैंने बताया था माइल्ड स्टील के कौन सा कोड होता है, IS कोड 432 होता है। ये आपके PYQ क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन IS कोड से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि एज पर IS कोड 456/2000 ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। तो ऑर्गेनिक कंटेंट कौन सा होता है, कितना, 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका एज पर IS कोड 456/1978 द pH वैल्यू ऑफ वाटर सेल बी। तो ये आपके डायरेक्ट मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा। IS कोड में डायरेक्ट लिखा हुआ है pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट लेस देन 6, सेल बी नॉट लेस देन 6। तो नॉट लेस देन 6 कौन सा, C ऑप्शन, मतलब 6 से कम होना ही नहीं चाहिए pH वैल्यू।
तो ये आपका हो जाता है कोड। कल हम लोग थोड़ा बहुत मिक्सर पढ़ेंगे, थोड़ा और भी इसके टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। और परेशान होने की बात नहीं है, आई एस कोड आप पढ़े रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी। और मैं आपको अमेंडमेंट, बिफोर अमेंडमेंट सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ कहीं आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो भैया ये मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इसके आगे कल की वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस बना रहा हूँ कि मैं आपको 1 आवर की वीडियो करूँ। स्टार्टिंग में 30 मिनट की, फिर आज आपकी 45 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास हुई है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और आपकी 1 घंटे की क्लास हुई क्योंकि तो सिलेबस बहुत तेज़ी से खींचेगा। आपको मिड दिसंबर के मध्य तक ही आपका आरसीसी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएमसी। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। और आप लोग अभी से मतलब बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जल्द हो जाएगा। तो आज एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।